गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थेल्स का प्रमेय पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे और फिर इन पर आधारित एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करेंगे। तो देखिए, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखिए, थेल्स प्रमेय क्या था, पहले ये देखते हैं। थेल्स प्रमेय में कहा गया था कि अगर कोई त्रिभुज है और उसकी किसी भुजा के समांतर अगर हम एक रेखा खींचते हैं, मान लेते हैं DE, तो अगर DE BC के समांतर है तो ये अन्य दो भुजाओं को मतलब AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब अगर DE समांतर BC है त्रिभुज ABC में, तो हम लोग को क्या मिलेगा, AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। ये थेल्स का प्रमेय था। और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है कि अगर कोई त्रिभुज ABC है और अगर कोई रेखा भुजा AB और AC को, मान लेते हैं वो रेखा DE है, समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब अगर AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC है तो ये रेखा तीसरी भुजा के मतलब BC के समांतर होगी। तो हम लोग को मिलेगा DE समांतर BC। देखिए, थेल्स प्रमेय में क्या था कि अगर DE समांतर BC होगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या था कि अगर कोई रेखा त्रिभुज ABC में इस प्रकार है कि वो AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा यानी BC के समांतर होगी। मतलब थेल्स प्रमेय का विलोम क्या था कि अगर AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC मिल रहा है त्रिभुज ABC में, तो हम लोग लिखेंगे DE समांतर होगा BC के। तो हम लोग को इसमें क्या दिया है थेल्स प्रमेय के विलोम में, ये दिया हुआ है और ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो देखिए क्या दिया है, त्रिभुज ABC और एक रेखा DE जो भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु D और E पर इस प्रकार काट रही है कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। जो दिया है वो हम लोग लिख लिए हैं, क्या सिद्ध करना है वो भी हम लोग लिख लिए हैं। देखिए यहाँ फिगर बनाया गया है। अब जब इसको सिद्ध करना है हमको कि DE समांतर होगा BC के, तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे। पहले मान लेंगे कि जो रेखा DE है वो BC के समांतर नहीं है, ये मान के चलेंगे। तो अगर DE BC के समांतर नहीं है तो हम एक रेखा D से होती हुई ऐसे खींचेंगे DF जो कि BC के समांतर हो। तो देखिए, चूंकि DF जो है वो BC के समांतर है, इसलिए त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB बराबर AF अपॉन FC थेल्स प्रमेय के द्वारा। तो यहाँ देखिए, चूंकि DF समांतर है BC के, तो थेल्स प्रमेय के द्वारा हम लोग ये लाइन लिख सकते हैं। और ये लाइन दिया हुआ है हम लोगों के पास कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे। तो जब दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे तो एलसीएम लेकर के यहाँ देखिए लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे AF प्लस FC, तो चित्र से स्पष्ट है कि AF प्लस FC कितना होगा, AC, और AE प्लस EC भी कितना होगा, AC। तो देखिए यहाँ लिख लिया गया AC अपॉन FC बराबर AC अपॉन EC। अब AC से AC कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन FC इज इक्वल टू 1 अपॉन AC। त्रिया गुणा करेंगे तो मिलेगा हमको FC बराबर EC। तो देखिए क्या मिला हमको, FC बराबर EC, मतलब F से C के बीच की दूरी और E से C के बीच की दूरी बराबर मिल रही है। तो ये कब संभव है, जब ये F E पे आ जाए तभी ये दूरी बराबर होगी, नहीं तो संभव नहीं है। क्योंकि ये दूरी और ये दूरी जब बराबर आ गई, इसका मतलब क्या है कि जो F और E है वो समपाती है, मतलब ये दोनों एक ही बिंदु है। तो जब E और F समपाती हो जाएंगे तो इसका मतलब कि जो DE है वो समांतर होगा किसके, BC के। क्योंकि DF समांतर BC हम लोग खींचे थे, और जब F E के समपाती हो जाएगा तो उसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये DE जो है वो समांतर हो जाएगा BC के। और यही हम लोगों को सिद्ध करना था। तो समझिए फिर से, देखिए थेल्स प्रमेय का विलोम के लिए फिगर बनाया गया है। इसमें हम लोग को ये दिया गया था कि जो रेखा DE है वो AB और EC को समान अनुपात में विभाजित करती है, और हम लोग को सिद्ध करना था कि DE समांतर है
बी सी के। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग एक रचना करेंगे। अगर डी ई बी सी के समान, हम लोग मान लेंगे कि डी ई जो है वो बी सी के समांतर नहीं है, तो हम लोग डी से होती हुई एक रेखा डी एफ इस प्रकार खींचेंगे कि डी एफ बी सी के समांतर हो। अब इसके बाद जब डी एफ बी सी के समांतर है तो इसमें थेल्स प्रमेय लगा देंगे। थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो एक कंडीशन आप लोग को मिलेगी ये वाली, और ये दिया हुआ है प्रश्न में, तो समीकरण 1 और 2 से ये मिल जाएगा आपको। और फिर दोनों पक्षों में जब एक जोड़ेंगे तो हम लोगों को एक जोड़ के जब सॉल्व करेंगे तो आगे हम लोग को मिलेगा एफ सी बराबर ई सी। और एफ सी बराबर ई सी तभी संभव है जब एफ और ई संपाती हो। तो जब एफ ई संपाती हो जाएंगे तो जो रेखा डी एफ है वो रेखा डी ई में बदल जाएगी, क्योंकि ये एफ ई पे आ जाएगा। तो जब डी एफ हम लोग बी सी के समांतर खींचे हैं, तो जब एफ ई पे आ जाएगा तो रेखा डी ई भी बी सी के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो हम लोग अब एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसमें देखिए 4 पार्ट है और यहाँ ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं, उसमें से जो उचित हो वो आपको यहाँ भरना है। तो ये आप लोग स्वयं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में आप लोग को बताया जा चुका है। जो नोट में कई पॉइंट आप लोग को बताया गया था उसके अनुसार ही इसमें आप लोग को भरना है। ये आप लोग स्वयं कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला, समरूप आकृतियों के। समरूप आकृतियों के 2 अलग अलग उदाहरण देना है। तो देखिए एक उदाहरण तो यहाँ लिख दिया गया है, बना दिया गया है कि 2 त्रिभुज बना ले जिसमें से एक छोटा हो एक बड़ा हो, जहाँ पे ये दोनों ही समबाहु त्रिभुज हैं, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी और पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर पी आर। तो ये हो गया समरूप आकृतियों का एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण आप लोग स्वयं लिखिएगा। ऐसे ही सेकंड है, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। तो उसके लिए अगर उदाहरण देना है तो अगर हम एक त्रिभुज एक वृत्त बना लें तो ये आकृतियाँ समरूप नहीं होंगी, क्योंकि ये बनावट में समान नहीं है। और दूसरा उदाहरण आप लोग इसका स्वयं दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न कथनों में सही या गलत का चुनाव कीजिए तथा उनकी जाँच कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें सही और गलत कौन सा है वो लिखना है और उनकी जांच करना है। तो देखिए पहला है, यदि कोण डी बराबर कोण आर और कोण एफ बराबर कोण पी, तब त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज आर पी क्यू के। ये सही है या गलत है? तो देखिए दिया है कि कोण डी बराबर कोण आर, कोण एफ बराबर कोण पी। तो देखिए अगर त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर की बात करें तो इसमें कोण डी बराबर कोण आर दिया है, कोण एफ बराबर कोण पी दिया है, तो कोण ई बराबर क्या मिल जाएगा? जब दोनों त्रिभुजों में ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा वाला कोण भी, इसका तीसरा कोण भी इसके तीसरे कोण के बराबर होगा, मतलब कोण ई बराबर मिल जाएगा कोण क्यू। तो इसके अनुसार कौन सा त्रिभुज समरूप होना चाहिए? त्रिभुज डी ई एफ किसके समरूप होना चाहिए? त्रिभुज डी किसके बराबर है? कोण डी किसके बराबर है? कोण आर के। कोण ई किसके बराबर है? कोण क्यू के। कोण एफ किसके बराबर है? कोण पी के। मतलब ये होना चाहिए, जो कंडीशन दिया है उसके अनुसार ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होना चाहिए। लेकिन नाम जो है क्या दिया है क्वेश्चन में? नाम दिया है त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज आर पी क्यू के। तो ये दिया गया कथन गलत होगा। तो जैसे आप लोग सर्वांग समता में कोण बराबर जो होते थे उसके अनुसार नाम रखते थे, वैसे ही आप लोग समरूपता में भी नाम रखेंगे। ये नहीं कि त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज आर क्यू पी के तो कोण डी को कोण क्यू के बराबर दिखा दें, ऐसा नहीं। अगर ये इसके समरूप है इसका मतलब कोण डी कोण आर के बराबर होना चाहिए, कोण ई कोण क्यू के और कोण एफ कोण पी के बराबर होना चाहिए। दूसरा कथन है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर बिंदु ए तथा बी इस प्रकार है कि पी क्यू बराबर 12.5 सेंटीमीटर, पी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी आर बराबर 6 सेंटीमीटर और पी बी बराबर 4 सेंटीमीटर, तब ए बी समांतर क्यू आर। तो इसको चेक करते हैं। पहले जैसा दिया है उसके अनुसार हम लोगों ने फिगर बना करके मेजरमेंट लिख लिया। अब देखिए ए बी समांतर है क्यू आर, ये इसमें दिया है। तो अगर इसको चेक करना है कि ए बी क्यू आर के समांतर है या नहीं, तो थेल्स प्रमेय का विलोम चेक करेंगे। हम लोग क्या चेक करेंगे कि अगर पी ए अपॉन ए क्यू बराबर मिल जाएगा पी बी अपॉन बी आर के, तो हम कहेंगे कि ए बी क्यू आर के समांतर है। मतलब अगर ए बी इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तभी हम लिख सकते हैं कि ए बी समांतर क्यू आर। तो चलिए अनुपात देख लेते हैं। तो अनुपात देखने के लिए देखिए ए क्यू नहीं दिया है,
तो क्या करेंगे, ए क्यू निकालने के लिए 12.5 में से 5 घटा देंगे तो जो मान मिलेगा 7.5 वो हो जाएगा ए क्यू का मान। ए क्यू निकालिए 7.5 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज पी क्यू आर में हम लोग पी ए अपॉन ए क्यू निकालेंगे जो कि आया 2/3 और पी बी अपॉन बी आर निकालेंगे, इसका भी मान कितना आया 2/3। यानी कि ये अनुपात इनकी संगत ये जो अनुपात मिल रहा है पी ए अपॉन ए क्यू और पी बी अपॉन बी आर का, ये बराबर मिल रहा है। मतलब ये जो रेखा ए बी है वो पी क्यू और पी आर को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो थेल्स प्रमेय के व्युत्क्रम द्वारा हम लोग लिख सकते हैं ए बी समांतर क्यू आर, और यही दिया है कथन में, इसलिए दिया गया कथन सही है। तीसरा है, दिए गए चित्र में त्रिभुज पी बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी डी ई के। सर्वांगसमता आप लोग को 9th में पढ़ाया जा चुका है। तो उसके अनुसार आप लोग इस त्रिभुज में आप लोग को देख लेना है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा या नहीं होगा। तो अगर सर्वांगसम होगा तो कथन सत्य होगा, अगर सर्वांगसम नहीं होगा तो कथन गलत होगा। जैसे देखिए, अगर दोनों त्रिभुज में देखा जाए तो ये कोण तो बराबर मिल जाएगा दोनों में, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये तो तुरंत दिख गया कि ये कोण पी दोनों में बराबर है। अब सर्वांगसमता के लिए कई कंडीशन आप लोग पढ़े हैं, कई तरह की सर्वांगसमता आप लोगों ने पढ़ा है। अब उसमें से आप लोग को ये देख लेना है कि इन दोनों त्रिभुजों में कोई कंडीशन लग रहा है या नहीं। अगर कोई कंडीशन लग जाता है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, तो ये कथन सत्य हो जाएगा, और अगर कोई कंडीशन नहीं लग रहा है तो ये कथन असत्य हो जाएगा। ये आप लोग स्वयं करेंगे। चौथा है, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एम एस टी में कोण पी, कोण क्यू और कोण एम और कोण एस का मान दिया है। तब त्रिभुज क्यू पी आर समरूप होगा त्रिभुज टी एस एम के। तो देखिए, कोण पी कोण क्यू दिया है तो कोण आर निकाल लेंगे आप लोग, इन दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो कोण आर निकल जाएगा। ऐसे ही एम एस टी में कोण एम कोण एस दिया है तो कोण टी भी निकाल लेंगे आप लोग, जैसे आप लोग इसमें कोण आर निकाले हैं। अब देखिए दिया कौन कौन से त्रिभुज को समरूप है। त्रिभुज क्यू पी आर समरूप है त्रिभुज टी एस एम। तो इसका मतलब कि कोण क्यू मिलना चाहिए कोण टी के बराबर, तो और कोण पी मिलना चाहिए कोण एस के बराबर। तो यहाँ देखिए कोण पी है 55 अंश और कोण एस है 25 अंश। देखिए यहीं पे आप लोग को ये इसको देख के स्पष्ट हो जा रहा है कि ये कथन गलत है, क्योंकि अगर ये इसके समरूप होता तो कोण पी का मान कोण एस के बराबर मिलना चाहिए, जबकि यहाँ पे कोण पी का मान कोण एस के बराबर नहीं है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आप लोग को कराया जा चुका है, यह आप लोग उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। पांचवा देखिए, दो चतुर्भुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। देखिए ये कथन अधूरा दिया हुआ है। दो चतुर्भुज समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो ये चूंकि अधूरा कथन दिया हुआ है, केवल एक कंडीशन दिया है संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये असत्य होगा। फिर छठवां है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसका परिमाप दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और परिमाप की 3 गुनी है, तब दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये सही है कि गलत है, इसके लिए हम लोग 2 त्रिभुज बना देंगे। एक है त्रिभुज ए बी सी और दूसरा है त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसमें क्या दिया है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उसका परिमाप दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और परिमाप की 3 गुनी है। तो देखिए, अगर हम त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं को, एक भुजा को हम मान लें एक्स ए बी को, तो जो दूसरा त्रिभुज है उसकी संगत भुजा 3 गुनी होगी, यानी 3x हो जाएगी। अगर ए सी को हम लोग y मान लें तो पी आर कितनी हो जाएगी 3y, और तीसरी भुजा के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। और एक चीज़ और दिया है कि जो इसका परिमाप है वो इसके परिमाप का 3 गुना है। तो दिया है त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर 3 गुना है त्रिभुज ए बी सी के परिमाप के। तो परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, इसमें भी 3 बार, और ये त्रिभुज ए बी सी का परिमाप निकालना है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। अब जो भुजा का मान है वो यहाँ रख देंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्यू आर का मान आएगा 3 इंटू बी सी। अब देखिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं, इसको चेक करने के लिए अभी आप लोग को आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन उस पर क्वेश्चन दे दिया है तो पहले बता दे रहे हैं कि अगर 2 त्रिभुजों में तीनों भुजाएं, मतलब तीनों, जैसे मान लीजिए ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर, मतलब ये अनुपात जो है अगर बराबर मिल जाता है तो एस 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 समरूपता एक होता है, उससे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। जैसे आप लोग सर्वांग समता में कई तरह का पढ़े हैं, एस ए एस,
RHS, उसी प्रकार समरूपता में भी होता है, अभी आगे बताया जाएगा। SSS समरूपता, उसमें क्या होता है कि अगर दोनों त्रिभुजों में जो उनकी संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर मिल जाता है तो हम कहते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो वही चेक करेंगे, AB/PQ निकालेंगे तो आएगा 1/3, AC/PR निकालेंगे तो आएगा 1/3, BC/QR निकालेंगे तो आएगा 1/3। QR की जगह यहाँ पे हम लोगों ने 3BC पुट कर दिया, जो कि हम लोगों ने यहाँ निकाला है। तो देखने से ये हमको क्या मिल गया, AB/PQ, AC/PR और BC/QR तीनों क्या है, बराबर है। तो SSS समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, अतः दिया गया कथन सही है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो ये दोनों चतुर्भुज दिया गया है और पूछ रहा है बताइए समरूप हैं या नहीं। तो चतुर्भुज समरूप होने के लिए आप लोग को पता है कि सबसे पहला काम कि इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, और चित्र देख करके ही स्पष्ट हो रहा होगा कि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। कोण S बराबर होना चाहिए कोण D के, कोण R बराबर होना चाहिए कोण C के, कोण P बराबर होना चाहिए कोण A के, और कोण Q बराबर होना चाहिए कोण B के। तो देखिए यहाँ तो सब 90 अंश है, सारे कोण, प्रत्येक कोण 90 अंश का है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ चित्र देख करके ही स्पष्ट हो रहा है कि 90 अंश तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब जब संगत कोण ही बराबर नहीं है तो ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं होंगे। पांचवा देखिए, आकृति फर्स्ट और सेकंड में DE समांतर BC, यानी DE BC के समांतर दिया है। तो क्या निकालना है, इसमें निकालना है EC का मान और इसमें निकालना है AD का मान। तो देखिए इस त्रिभुज ABC में अगर DE BC के समांतर है तो हम लोग थेल्स का प्रमेय लगा सकते हैं। तो थेल्स के प्रमेय के अनुसार क्या होगा, AD/BD बराबर AE/EC। तो जब इसमें हम लोग थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो ये मिलेगा, और जैसे ही वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो EC का मान मिल जाएगा 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसका सेकंड वाला पार्ट आप लोग स्वयं कर लेंगे।